आपका स्वागत है श्रेष्ठ गोकुल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण और उसका सुधार और समितियां, आज हम लोग पढ़ेंगे 1991 का रिफॉर्म्स। कैसे हुआ था 1991 का वित्तीय सुधार, आइए समझते हैं। वर्ष 1991 में जो आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था थी, आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो ये एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ था। 1991 का जो सुधार था वो एलपीजी रिफॉर्म से हुआ था। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय, और भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम था मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने एलपीजी रिफॉर्म्स रिप्रेजेंट किया था। किस तरीके से, आइए देखते हैं। कारण क्या था कि खाड़ी का युद्ध हुआ था और भारत में खाड़ी के युद्ध होने से भारत में भुगतान संतुलन की समस्या आ गई थी। भुगतान संतुलन की समस्या आने के कारण एलपीजी रिफॉर्म्स लाना पड़ा था। 1991 से पहले पूर्व 1991 से पूर्व विद्वानों का मानना था कि नियमन नियंत्रण से बहुत से कानून लगा दिए गए थे, कर में बहुत से कानून लगा दिए गए थे, जिससे विकास दर पूर्णतः रुक गई थी। इतने कर लगा दिए गए थे कि उससे विकास दर रुक गई थी। विदेशी संकट का उद्गम 1980 में कर का अकुशल प्रबंधन था। कर का अकुशल प्रबंधन था। 1991 में ऋण का सामना करना था और पेट्रोल डीजल के लिए केवल भारत में 15 दिन की विदेशी मुद्रा शेष रह गई थी। केवल 15 दिन की विदेशी मुद्रा शेष रह गई थी, जिसके कारण हमें एलपीजी रिफॉर्म्स लाना पड़ा था। जब 15 दिन की विदेशी मुद्रा हमारे पास शेष रह गई थी, तब हमारी मदद की थी डब्ल्यूटीओ ने जब मदद की 7 बिलियन ऋण देने को कहा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वो शर्तें ये थी कि इंडियन इकोनॉमी का उदारीकरण, लिबरलाइजेशन करना पड़ेगा, जिससे कि बाहरी कंपनियां भारत में आकर आसानी से व्यापार कर सके। भारत ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत सताया हुआ था, इसीलिए उसने कई सारे कड़े नियम और प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन डब्ल्यूटीओ ने यह शर्त रखी थी कि आप अपनी इंडियन इकोनॉमी का उदारीकरण करिए, जिससे कि बाहरी कंपनियां आसानी से भारत में आ सके, और आपको डब्ल्यूटीओ की सदस्यता भी लेनी पड़ेगी। भारत ने इन सारी शर्तों को मान लिया और 1 जनवरी 1995 को सदस्यता ली और सारी शर्तें मान ली। अब जिन क्षेत्र पे हमें रिफॉर्म्स करना था, 1991 का जो रिफॉर्म था वो इन क्षेत्रों में था: राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारण, विदेश नीति, औद्योगिक नीति, विदेशी विनियोग नीति, व्यापार नीति और सार्वजनिक नीति। इन क्षेत्रों में उसने सुधार किए। 1991 में आर्थिक सुधार नीतियों में प्रतिबंधों को हटा दिया गया, केवल 6 को छोड़कर। एक अल्कोहल, सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, विमानन, रसायन, औषधि वेसेज को छोड़कर बाकी सब पर प्रतिबंध को हटा दिया गया। अल्कोहल, सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, विमानन, रसायन, औषधि वेसेज को छोड़कर बाकी सभी चीजों पे प्रतिबंध हटा दिया गया। अब आरबीआई की जो भूमिका थी, आरबीआई से कहा गया कि आप नियंत्रक की भूमिका छोड़िए और सहायक की भूमिका निभाइए। अगर कोई बैंक डूब रही है तो उसका कारण जानिए, एक दोस्त की तरीके से, एक सहायक की तरीके से उसकी मदद कीजिए। बैंकों में विदेशी भागीदारी को 50% तक बढ़ाना था। जो पूंजी था उसका 50% विदेशी भागीदारी को बढ़ाना था। बैंक्स जो थे वो बिना अनुमति के कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जिससे बैंक का जाल भारत में फैलता चला गया। 1991 में राजकोषीय नीतियों में कुछ बदलाव किया गया, करों को कम कर दिया गया। राजकोषीय नीतियों में बदलाव किया गया और करों को कम कर दिया गया। प्रत्यक्ष कर कम कर दिया गया, अप्रत्यक्ष कर कम कर दिया गया। और 1991 में भारतीय मुद्रा यानी कि रुपया, इसका अवमूल्यन किया गया। अवमूल्यन करने का मतलब होता है कि अपने मुद्रा की वैल्यू को घटाना।
अवमूल्यन का मतलब होता है कि अपनी मुद्रा की वैल्यू को घटाना। आइए इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि अवमूल्यन होता क्या है। मान लीजिए किसी देश की जो करेंसी है, मुद्रा है, हमारे देश की मुद्रा से बहुत कम है, तो अगर हमें टूरिज्म करना होगा तो हम पहले ये देखेंगे किस देश की मुद्रा हमारी मुद्रा से बहुत कम है, तो हम उस देश में जाते हैं और फिर वहां पे अपनी मुद्रा को कन्वर्ट कराते हैं, एक्सचेंज कराते हैं। एक्सचेंज कराने के बाद ये देखते हैं कि हमारी मुद्रा कन्वर्ट करने के बाद कई गुना बढ़ गई, जिससे हम दिल खोल के खर्चा करते हैं और उससे उस देश का फायदा यह होता है कि उस देश की विदेशी मुद्रा का भंडारण कई गुना बढ़ जाता है। रुपए और डॉलर के मूल्य का निर्धारण आयात और निर्यात के अनुसार होता है। अब देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र को मोटिवेट करने के लिए महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न घोषित किया गया। अब देखिए महारत्न कंपनियां कौन कौन सी थी? IOCL, ONGC, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, सेल, NTPC, वेल। नवरत्न जो थी HAL, MTNL, BPCL, SBI, ये नवरत्न में थी। और लघु रत्न कंपनियां जो थी वो BSNL और IRCTC। अर्थव्यवस्था के खुलने से FDI, FII। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, FDI और FII में अर्थव्यवस्था के खुलने से तेजी आई। 1990 से 1991 में $100 मिलियन था, जो कि FDI बढ़कर वर्ष 2014 से 2015 में $73.5 बिलियन पहुंच गया। वर्ष 1990 से 91 में जो $100 मिलियन था FDI, वो बढ़कर 2014 से 2015 में $73.5 बिलियन पहुंच गया। अब FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो FDI जो होता है वो भारतीय उद्योग में निवेश से संबंधित होता है। FDI जो होता है भारत में उद्योग में निवेश से संबंधित होता है और FII केवल पूंजी बाजार यानी कि शेयर मार्केट में निवेश से संबंधित होता है। विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है? सरकार अपनी भागीदारी प्रतिवर्ष कम करती जाती है। सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश का प्रतिवर्ष कुछ लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने सुना था, सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी इस कंपनी में, उस कंपनी में, कभी रेलवे में, कभी BSNL में, वो डिसइन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि कुछ वर्ष जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है 1991 से 1992 में जो लक्ष्य रखा गया था 2500 करोड़ का, वर्ष 2014 से 2015 में 56,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था और वर्ष 2019 से 2020 में 1.05 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया। यही डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें।